नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान जाट और आप सभी का स्वागत करता हूं जेबीएन न्यूज में। आज लेकर आया हूं केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए दो बड़ी खबर। ये खबर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, तो इस खबर को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी सारी खबरें मिलती रहेगी। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए पेंशन पर बड़ी अपडेट। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए एनपीएस को लेकर बड़ी खबर है। फिर से सरकार ने कॉर्पोरेटर्स और शासकीय कर्मचारियों को इस्तीफे और रिटायरमेंट के बाद भी एनपीएस जारी रखने के लिए सक्षम बनाने के नियम में बदलाव पर बड़ी दलील दी है। साथ ही पीएफआरडीए द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं। एनपीएस के तहत सभी नागरिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को हस्तांतरण के बाद भी निवेश पैटर्न्स और पेंशन फंड जारी रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि कई ऐसे मामले में जहां कॉर्पोरेटर्स और सरकारी क्षेत्रों के ग्राहकों ने इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के कारण अपना रोजगार छोड़ने के बाद इंटर सेक्टर शिफ्टिंग का प्रयोग नहीं किया, वे सब्सक्राइबर अभी भी एनपीएस संरचना में अपने पूर्व नियोक्ताओं के साथ जुड़ गए हैं। हालांकि वह अब उनके साथ काम नहीं करते हैं। ग्राहकों ने सभी नागरिक क्षेत्र में जाने के लिए अनिच्छा दिखाई है, क्योंकि कुछ मामलों में उनके रोजगार के दौरान ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई योजना निवेश विकल्प उपलब्ध नहीं हो सकता है यदि वह सभी नागरिक क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। वर्तमान में ऐसे इंटर सेक्टर शिफ्टिंग में पीएफ निवेश में बदलाव हो सकते हैं। मौजूदा निवेश विकल्प पीएफ के साथ जारी रखे। सभी नागरिक क्षेत्र में उनके स्थानांतरण पर उन्हें ग्राहकों के हित में सरकार कॉर्पोरेटर क्षेत्र के तहत ऐसे ग्राहकों को अपने मौजूदा निवेश पैटर्न्स और पेंशन फंड विकल्प के साथ जारी रखने की अनुमति का निर्णय लिया गया है। ऐसे सब्सक्राइबर के लिए उनके भावी और विरासती अंशदानों को मौजूदा निवेश पैटर्न्स पीएफ के अनुसार निवेश किया जाना जारी रहेगा, जो कि उनके रोजगार के दौरान प्रचलित था। ऐसे में ग्राहक इंटर सेक्टर शिफ्टिंग के बाद उसी निवेश पैटर्न्स को जारी रखने की बजाय किसी अन्य निवेश पैटर्न्स के पीएफ को भी चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा अब तक सरकारी सब्सक्राइबर्स अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने एनपीएस खाते में तब तक अंशदान नहीं कर सकते जब तक कि वह अपना खाता जारी रखने का विकल्प नहीं चुन सकते। यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र में ऐसे सब्सक्राइबर अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी इस संबंध में कोई अनुरोध प्रस्तुत किए बिना अपने एनपीएस खाते में निर्बाध रूप से योगदान रखना जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हो गई पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। अक्टूबर में सरकार देगी बड़ा तोहफा। 4% डीए वृद्धि के साथ मिलेगी 2 लाख रुपए तक की सैलरी। इस बार की बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का प्रस्ताव आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इसका लाभ 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 34% डीए का लाभ मिल रहा है। संभावना है कि एआईसीपीआई इंजेक्ट के छमाही आंकड़े आने के बाद 4% की वृद्धि की जा सकती है, जो बाद में बढ़कर कुल 38% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी में कर्मचारियों के वेतन में 27,312 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी और अगर सालाना की बात करें तो लगभग 2,060 रुपए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। डीए बढ़ने से कर्मचारी के पीएफ और ग्रेजुएटी कंट्रीब्यूशन में भी वृद्धि होगी और ट्रांसपोर्ट अलाउंस और सिटी अलाउंस बढ़ने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। सरकार इसे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी देती है। केंद्र सरकार हर 6 महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बदलाव करती है। पिछली बार भी कर्मचारियों का 3% डीए बढ़ाया गया था। इसके बाद डीए बढ़कर 34% हो गया था। हाल भी 34% की दर से ही कर्मचारियों को डीए मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों का मंथली पीएफ और ग्रेजुएटी की गणना बेसिक सैलरी और डीए से होती है। ऐसे में अगर महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो पीएफ और ग्रेजुएटी भी बढ़ेंगे। डीए के साथ साथ कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल्स अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, सिटी अलाउंस और ग्रेजुएटी में भी वृद्धि की जा सकती है। ट्रैवल अलाउंस को पे मैट्रिक के लेवल के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। आपको बता दें कि इसमें शहरों और कस्बों को 2 वर्गों में भी बांटा गया है। श्रम मंत्रालय ने डीए कैलकुलेशन का फॉर्मूला के आधार वर्ष 2016 में बदलाव किया है। मजदूरी सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की है, जो आधार वर्ष 2016 बराबर 100 के साथ वीआरआई की नई सीरीज 1963 से 65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लगी। अगर कैबिनेट में ये फैसला होता है तो इसका लाभ अक्टूबर की सैलरी से मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर बता दें कि अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए है तो कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर 56,900 रुपए है और इसमें 38% की दर से डीए दिया जाए तो बेसिक सैलरी पर सालाना डीए में कुल इजाफा 6,840 रुपए का इजाफा हो जाएगा, यानी मंथली डीए में 720 रुपए का इजाफा होगा। वहीं अगर आपकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है तो आपको 27,312 रुपए महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका लाभ 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.52 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा।